हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं, भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं। भारतीय राजनीतिक विचारक के इस क्रम में मैं आज आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं जवाहरलाल नेहरू का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं गतिविधियों के बारे में अवगत कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को महात्मा गांधी पढ़ाया था, महात्मा गांधी को मैंने समाप्त किया था। तो आइए चलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय और कार्यों के बारे में, गतिविधियों के बारे में और इनके चिंतन के बारे में। जवाहरलाल नेहरू के विचार कैसे थे इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में केवल मैं जवाहरलाल नेहरू के संक्षिप्त जीवन परिचय और इनके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी गतिविधियों के बारे में अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि हम सभी लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, जो कि 1946 से लगातार 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि 17 सालों तक भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने रहे। इलाहाबाद में हुआ था आनंद भवन, जिसको हम कहते हैं आनंद भवन, जो कि अब म्यूजियम स्थल बन चुका है। इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू होता है। इलाहाबाद, इनके पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। यह मोतीलाल नेहरू की संतान थे। मोतीलाल नेहरू के 3 संतानें थीं, जिनमें की एक विजयलक्ष्मी थी, एक पंडित विजयलक्ष्मी थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। और इनकी जो दूसरी लड़की थी वह बाद में जाकर एक लेखक हो जाती है, कवि हो जाती है, जिसका नाम किशड़ा होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चूंकि एक कुलीन वर्ग से संबंधित थे, कुलीन घराने से संबंधित थे, इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा काफी अच्छे तरीके से होती है। जवाहरलाल नेहरू की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही होती है और घर पर इनको एक अंग्रेज शिक्षक पढ़ाने आते थे, जिसका नाम होता है फर्डिनेंड ब्रूक्स। अंग्रेज शिक्षक थे फर्डिनेंड ब्रूक्स। यह फर्डिनेंड ब्रूक्स जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाते हैं। और जब जवाहरलाल नेहरू बड़े होते हैं, यानी कि 15 वर्ष की अवस्था में होते हैं, तो 15 वर्ष की अवस्था में मोतीलाल नेहरू ने इनको लंदन भेज दिया था पढ़ने के लिए। लंदन भेज दिया था पढ़ने के लिए। और लंदन में हैरो स्कूल में यह 2 वर्ष तक अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में ये स्नातक करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करते हैं। नेचुरल साइंस में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। और ग्रेजुएशन पूरा करने के पश्चात यह लंदन के इनर टेम्पल कॉलेज में टेम्पल कॉलेज से ही इन्होंने लॉ किया, वकालत की डिग्री प्राप्त करते हैं। और फिर 1912 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉ की डिग्री लेकर या बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर भारत आते हैं। भारत इनका आगमन होता है 1912 में, भारत में आगमन होता है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत आते हैं तो यह वकालत शुरू कर देते हैं। और वकालत करने के दौरान ही 1916 में इनकी शादी हो जाती है कमला कौल से शादी हो जाती है इनकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कमला कौल से शादी हो जाती है। और जब 1916 में कमला कौल से शादी हो जाती है, उसके पश्चात यह धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों की ओर सक्रिय होते हैं, राजनीतिक आंदोलन की तरफ सक्रिय होते हैं। और 1917 में यह होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ते हैं। 1916 में, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के लड़के थे। और मोतीलाल नेहरू का जो परिवार था वह दिल्ली में रहा करता था। दिल्ली से इनका परिवार फिर आगरा आता है, आगरा से इलाहाबाद आता है, और इलाहाबाद में ही मोतीलाल नेहरू वकालत करने लगते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू का अनुसरण करते हुए वकालत शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों में विभाग लेने लगते हैं।
तो उस समय जो दौर होता है वह राष्ट्रीय आंदोलन का दौर होता है। जैसा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है और इसी कांग्रेस के बैनर के तले स्वाधीनता संग्राम लड़ा जाता है और विभिन्न नेता होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल इत्यादि विभिन्न नेता होते हैं। इत्यादि विभिन्न नेताओं ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और 1915 में महात्मा गांधी भी आ जाते हैं और 1915 और 1917 में महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के पश्चात 1917 में यह आंदोलन छेड़ते हैं। इनका पहला आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन, दूसरा खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन होता है। तो महात्मा गांधी भी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है और यह राजनीति में सक्रिय हो चुके थे और अपने शुरुआती राजनीति के दौरान इन्होंने ब्रिटिश सरकार की काफी सेवा भी की थी, इसलिए महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था आपको कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं और अपना आंदोलन चलाने लगते हैं। तो उस समय महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ रहा था। और पंडित नेहरू भी महात्मा गांधी के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसा कि 1919 में जब रौलत एक्ट का विरोध किया जा रहा था, उस विरोध में महात्मा गांधी भी शामिल होते हैं और महात्मा गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हो जाते हैं। और 1919 में ही जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के संपर्क में आते हैं और महात्मा गांधी के सानिध्य में रहने लगते हैं। महात्मा गांधी के उपदेशों का, महात्मा गांधी की बातों का और उनके कार्यशैली का अनुसरण करने लगते हैं और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के परम शिष्य बन जाते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि बाद के दिनों के उत्तराधिकारी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं महात्मा गांधी के। तो 1919 में महात्मा गांधी के संपर्क में आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर 1920 में जैसा कि आंदोलन चलता है, 1920 में आंदोलन चलता है, असहयोग आंदोलन चलता है और इस असहयोग आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भाग लेते हैं। असहयोग आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भाग लेते हैं और 1921 के दौरान यह आंदोलन चरम पे होता है और लाखों लोगों ने इस असहयोग आंदोलन में सहयोग किया। लेकिन 1922 में 5 फरवरी 1922 को जैसे ही चौरी चौरा कांड होता है, वैसे ही विभिन्न नेताओं की गिरफ्तारी होने लगती है और फिर यह आंदोलन स्थगित हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अब राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से अब वह राजनीतिक आंदोलनों में, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं। और परिणाम यह होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1924 में इलाहाबाद नगर निगम का मेयर चुना जाता है। इलाहाबाद का उनको मेयर चुना जाता है। 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मेयर चुना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मेयर पद पर निर्वाचित किया जाता है। फिर 1926 से 1928 तक ये कांग्रेस के महासचिव भी रहते हैं। कांग्रेस महासचिव रहते हैं। 1926 से 1928 तक कांग्रेस के महासचिव रहते हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1929 और 1930 के दौरान इनको अध्यक्ष चुना जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। जैसा कि 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के तत्वाधान में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का महाधिवेशन होता है। रात्रि 12 बजे इस अधिवेशन में स्वाधीनता दिवस की घोषणा की जाती है और यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह आंदोलन सफल होता है। फिर 26 जनवरी 1930 को लाहौर में झंडा फहराया जाता है और स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और 1930 से लगातार जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता रहा है।
यही कारण था कि हमारा भारतीय संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, वह 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। यानी कि जो 26 जनवरी की तिथि होती है वह ऐतिहासिक तिथि होती है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से लगातार स्वाधीनता दिवस मनाया जाता रहा है। इसलिए भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया। यह स्मरणीय तिथि होती है, ऐतिहासिक तिथि होती है। तो 1929 से 1930 तक यह अध्यक्ष चुने जाते हैं और पुनः जवाहरलाल नेहरू को 1936 और 1937 में अध्यक्ष चुना जाता है, पुनः अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 1946 में भी इनको अध्यक्ष चुना जाता है, 1946 जुलाई 1946 में भी इनको अध्यक्ष चुना जाता है। इस तरह से स्वतंत्रता के पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू को 4 बार अध्यक्ष चुना गया था। इस तरह से स्वतंत्रता के पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू को 4 बार अध्यक्ष चुना जाता है। और फिर जब भारत आजाद होता है और भारत में स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव होता है और प्रथम सरकार स्थापित होती है। प्रथम सरकार का जब गठन किया जाता है 1951 और 52 में, तो इनको 1951 से लेकर 1954 तक यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पर कई बार निर्वाचित होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कई बार निर्वाचित होते हैं। और फिर 1924 में जब यह इलाहाबाद के मेयर के अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो फिर महात्मा गांधी भी 1924 में रिहा हो जाते हैं जेल से। 1924 में महात्मा गांधी को भी रिहा कर दिया जाता है। फिर महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में आंदोलन चलाया जाता है। 1930 में आंदोलन चलाया जाता है। यह आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भागीदारी की जाती है और महात्मा गांधी के साथ यह कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। महात्मा गांधी जितना निर्देशित करते हैं, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के निर्देशानुसार कार्य करते रहते हैं। लेकिन यह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1934 में समाप्त हो जाता है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में समाप्त हो जाता है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1935 का भारतीय शासन अधिनियम लाया और इसके तहत 1937 में चुनाव कराया गया। 1937 में चुनाव कराया गया और 1937 में जो चुनाव होता है, उस चुनाव में 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस का बहुमत बनता है। बाकी राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है या मुस्लिम लीग का बहुमत होता है। और इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को अलग रखा और उन्होंने केवल अपना उद्देश्य या अपना ध्यान कांग्रेस के प्रचार प्रसार पर लगाया, संगठन पे लगाया। भारत को आजाद कैसे किया जाए, इसके लिए रणनीतियां तैयार की। और इस 1937 के चुनाव से जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल अलग थलग रहे, इन्होंने केवल प्रचार प्रसार किया। फिर 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चलाया जाता है। और जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, तो 9 अगस्त को सुबह ही सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सबको गिरफ्तार करके, सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में कैद कर दिया जाता है और उनको 3 वर्ष तक अहमदनगर किले में ही रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1946 में भारतीय संघर्षों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने के लिए, भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही करने के लिए एक मिशन भेजती है, जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में भेजती है, कैबिनेट मिशन भेजती है। तो कैबिनेट मिशन के तहत भारत में 389 सदस्यीय संविधान सभा के लिए चुनाव कराया जाता है और जिसमें कि कांग्रेस को भी बहुमत मिलता है। 1946 में, जुलाई 1946 में जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और इस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होता है। अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और अंतरिम सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद का चुनाव होता है और जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर पे होते हैं। पहले नंबर पे प्रधानमंत्री किसको चुना गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले नंबर पे प्रधानमंत्री चुना जाता है। दूसरे नंबर पे दूसरा स्थान होता है जवाहरलाल नेहरू का।
जवाहरलाल नेहरू का, और तीसरा स्थान होता है आचार्य कृपलानी का, आचार्य कृपलानी का। यानी पहला पसंद कौन होते हैं, यानी कांग्रेस के सदस्यों की पहली पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, और दूसरे स्थान पर प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में दूसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है, और तीसरे स्थान पर आचार्य कृपलानी को चुना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 1946 के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रधानमंत्री पद पर चुना जाना तय हो जाता है। लेकिन महात्मा गांधी के अनुरोध पर, महात्मा गांधी के सिफारिश पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना नाम वापस ले लेते हैं, और सरदार वल्लभ भाई दूसरे नंबर पर ही रहना सुनिश्चित करते हैं, और फिर महात्मा गांधी के अनुरोध पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जनता की या कांग्रेस की पहली पसंद नेहरू नहीं होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, क्योंकि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुना जाता है। गांधी जी के अनुरोध पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना नाम वापस ले लेते हैं, और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं। और 1947 में जब भारत आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है, तो 1947 से लेकर यह 1964 तक अपने पद पर बने रहें, 1964 तक अपने पद पर बने रहें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव 1951-52 में संपन्न होता है, 1951 और 1952 में संपन्न होता है 489 सदस्यीय लोकसभा सीटों के लिए। इसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता है, और 1952 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। फिर 1957 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, 1962 में भी कांग्रेस को बहुमत मिलता है, और 1962 में भी कांग्रेस को बहुमत मिलता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। और 1952 से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी, कृषि, वैज्ञानिक, शिक्षा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने लगते हैं, और 1952 में यह भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू करते हैं, और 1952 में ही यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए प्रयास करने लगते हैं, 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करते हैं। फिर 1957 में यह बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हैं, और इस कमेटी का उद्देश्य होता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए योजना तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, संरचना तैयार करना, कि हम भारत का किस प्रकार से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना प्रस्तुत की, और इसमें यह कहा गया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, और क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पे जिला पंचायत होना चाहिए। तो इस तरह से 1957 में इन्होंने बलवंत राय कमेटी के संस्तुतियों के आधार पर 1959 में यह पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने लागू किया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। सबसे पहले यह राजस्थान के नागौर में लागू करते हैं, और उसके बाद यह पूरे राज्य में लागू किया जाता है, यानी पूरे देश में लागू किया जाता है। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था या बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसमें जो संरचनाएं दी गई थी, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। यह क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले कहां लागू किया गया था? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। जब यह योजना सफल होती हुई प्रतीत होती है, तो 1 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसका श्रीगणेश किया जाता है, और पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आंतरिक मामलों के साथ साथ बाह्य मामलों में भी कुशल रणनीतिकार साबित होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम विदेश नीति का निर्माता कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीतियां बनाई हैं, उसी विदेश नीतियों के आधार पर
विभिन्न प्रधानमंत्री कार्य करते रहे हैं और उन्होंने बेस तैयार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में, विदेश नीति के मामले में एक बेस तैयार किया और उसी बेस के आधार पर विभिन्न सरकारें कार्य करती रही हैं। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चीन के साथ पंचशील समझौता किया गया। पंचशील समझौता किया गया चीन के द्वारा, चीन के साथ 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया और इस समझौते के अंतर्गत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल दिया। परंतु चीन इस समझौते का उल्लंघन करता है और 1962 में चीन के द्वारा आक्रमण हो जाता है। चीन के द्वारा आक्रमण हो जाता है, चीन के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और इस आक्रमण में भारत पराजित हो जाता है, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं होते हैं, पर्याप्त मात्रा में हथियार, गोला बारूद नहीं होते हैं, जिससे कि भारत परास्त हो जाता है और चीन भारत का अधिकांश हिस्सा, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, उसको हड़प लेता है और आज भी अक्साई चीन उसके कब्जे में है। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू विभिन्न कार्यों को करते हुए राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए उन्होंने भारत को मजबूत करने का प्रयास किया। वैदेशिक नीति के अंतर्गत देखते हैं कि जब पूरा विश्व शीत युद्ध से गुजर रहा था, शीत युद्ध जैसी अवस्था से गुजर रहा था, यानी कि शीत युद्ध में कुछ देश रूस की तरफ होते हैं और कुछ अमेरिका की तरफ होते हैं। ऐसे में भारत ने यह डिसाइड किया कि हम न तो रूस की तरफ रहेंगे न तो अमेरिका की तरफ रहेंगे और 1955 में विभिन्न देशों के साथ बांडुंग सम्मेलन होता है और इस बांडुंग सम्मेलन के तहत 1961 में नाम की स्थापना की जाती है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की जाती है। इसमें नेहरू के साथ होते हैं मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के राष्ट्रपति क्वामे इनक्रुमा। इन 4 राष्ट्रपतियों के साथ मिलकर नाम की स्थापना की जाती है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की जाती है और इस तरह से भारत का विकास करते हुए, विदेश नीति का निर्माण करते हुए, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को करते हुए जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 को मृत्यु हो जाती है। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में होता है और 1889 के पश्चात जब यह भारतीय राजनीति में पदार्पण करते हैं, कब करते हैं? 1919 से भारतीय राजनीति में यह पदार्पण करते हैं और 1919 से यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खुलकर भाग लेते हैं। महात्मा गांधी के साथ चलते हैं। महात्मा गांधी ने इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और फिर 1946 में इनको अंतरिम सरकार का 1946 में अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। 1947 में जब भारत आजाद होता है तो 1947 से और 1951-52 में जब चुनाव होता है, तब से 1947 से लेकर 1964 तक यह भारत के प्रधानमंत्री बने रहे और इनका कार्य भी काफी अद्वितीय रहा है, काफी सफल रहा है। इन्होंने जो बेस तैयार किया है, उसी बेस के आधार पर, उसी आधारभूमि पर विभिन्न सरकारें कार्य करती रही हैं। आइए देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ कृतियां। इन्होंने विभिन्न पुस्तकों का संपादन किया, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के पश्चात सबसे ज्यादा लिखने वाले यदि कोई राष्ट्रीय आंदोलनकारी था तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने विभिन्न किताबों या विभिन्न पुस्तकों की रचना की और उनके विभिन्न पुस्तकों से कुछ पुस्तकों को मैंने सेलेक्ट किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आते हैं। जैसे कि पहली पुस्तक है उनकी, वह है लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। यह 1929 में उन्होंने लिखी है, 1929 में लिखी है। पहली किताब उनकी क्या है? लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, 1929 में, यानी कि पिता के नाम पुत्री को पत्र। और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने विभिन्न पत्र लिखे हैं, अपने बेटी के नाम से विभिन्न पत्र लिखे हैं। बेटी का मतलब इंदिरा गांधी के नाम से विभिन्न पत्र लिखे हैं और उन्हीं पत्रों का संकलन है यह लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। यह पत्र कभी इंदिरा गांधी को पहुंचे नहीं, बल्कि काल्पनिक थे। उन्होंने किताब के रूप में इसको तैयार कर दी। दूसरी पुस्तक उनकी आती है ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक,
जो 1934 में लिखी जाती है, जो 1934 में लिखी जाती है। और तीसरी पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी, 1936 में, यह जेल के दौरान लिखी गई थी। यह भी 1934 और 35 में, यह जेल के दौरान लिखी गई थी। 1934 और 1935 में जब इनको जेल में बंद किया गया था, तब जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एन ऑटोबायोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, 1936 में। भारत और विश्व, यह 1936 में प्रकाशित होती है। फिर द यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, 1941 में प्रकाशित होती है। इनकी जो छठी पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1946 में प्रकाशित होती है। यह भी जेल में लिखी गई है। जब अहमदनगर किले में 1942 और 45 तक यह बंद होते हैं, तब जेल में इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। 1946 में यह पब्लिश हुई है। सातवीं पुस्तक है इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, 1949 में प्रकाशित होती है। आठवीं पुस्तक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर, यह 1958 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा विभिन्न पुस्तकें हैं, जैसे कि नेहरू वाग्मय है, जैसे कि नेहरू वाग्मय है, इत्यादि विभिन्न पुस्तकें हैं। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल के दौरान, आंदोलन के दौरान विभिन्न किताबों का प्रकाशन भी किया है, विभिन्न किताबें लिखी हैं। और उन्हीं किताब के आधार पर हम उनके विचारों को जान सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे, कैसे विश्व का निर्माण करना चाहते थे, और यह कैसे समाज, कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और उनकी गतिविधियां, सक्रियताएं, एक्टिविटीज के बारे में अवगत कराया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के विभिन्न विचारों से अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।